हम्म आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प मामले पर चर्चा करने वाले हैं जो जो सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आया है। हाँ, और ये मामला क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2487 है। बिल्कुल, साल 2024 का ये मामला है और इसका जो अंतिम फैसला है वो हाल ही में 3 दिसंबर 2025 को आया है। सही कहा। और आज हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि जब कोई व्यक्ति भरण पोषण पाने के लिए, हाँ, भरण पोषण जिसे हम आम भाषा में मेंटेनेंस कहते हैं, तो जब कोई इसे पाने के लिए अदालत से जानकारी छुपाता है तो कानून उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पति पत्नी के विवाद की कहानी नहीं है। ये हमारी न्याय प्रणाली में सच्चाई और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के मूल उद्देश्य से जुड़ा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस मामले की शुरुआत जिस तरह से होती है वो काफी चौंकाने वाली है। हाँ, कागजों पर जो कहानी थी वो एकदम अलग थी। एक महिला अदालत में आवेदन दायर करती है और खुद को दस्तावेजों में पूरी तरह से अनपढ़ और बेरोजगार बताती है और दावा करती है कि वो बेसहारा है। हाँ, लेकिन असल में वो महिला एक पोस्ट ग्रेजुएट वेब डिजाइनर निकलती है। और यहीं से कानूनी प्रक्रिया की कई परतें खुलती हैं। अगर हम मामले की पृष्ठभूमि में जाएं तो ये अंकित साहा बनाम नेहा साहू का मामला है। राइट, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले ये मामला गौतम बुद्ध नगर की पारिवारिक अदालत यानी फैमिली कोर्ट में गया था 17 फरवरी 2024 को। हाँ, और निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को ये निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए का भरण पोषण दे। जी, लेकिन यहाँ अदालत से एक वैचारिक चूक हुई। वैचारिक चूक निचली अदालत का तर्क क्या था उस वक्त? निचली अदालत ने ये 5,000 रुपए सिर्फ इसलिए तय किए थे ताकि दोनों पक्षों की आय को संतुलित किया जा सके। आय को संतुलित करना? हाँ, बैलेंस करना, ताकि दोनों समान स्तर का जीवन जी सकें। लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अदालत ने पति की जिम्मेदारियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ओहो, उन्होंने सिर्फ आय को एक तराजू पर रखकर बराबर करने की कोशिश की। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि पत्नी ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत दिए गए अपने आवेदन के पैरा 16 में, हाँ, पैरा 16 में, उसमें उसने खुद को अनपढ़ और बेरोजगार बताया था। और ये एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जेरा का दौर। और क्रॉस एग्जामिनेशन में ही दावों की असल परीक्षा होती है। बिल्कुल, जब पति ने अदालत में ठोस दस्तावेज पेश किए तो सच्चाई सामने आ ही गई। दस्तावेजों से साबित हो गया कि वो कीथ टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रही है, सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर के पद पर। हाँ, और उसकी मासिक सैलरी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कितनी थी? 36,000 रुपए। सही कहा, 36,000 रुपए। एक तरफ 36,000 रुपए की सैलरी और दूसरी तरफ खुद को अनपढ़ बताना, ये सीधे तौर पर अदालत को गुमराह करना है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि कानून के असल मकसद को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। बिल्कुल, अगर हम धारा 125(1) सीआरपीसी के शब्दों का विश्लेषण करें तो उसमें क्या लिखा है? उसमें साफ लिखा है कि यह कानून विशेष रूप से उन पत्नियों के लिए है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। असमर्थ है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। एकदम सही। यह कानून आय को बराबर करने का टूल नहीं है। तो ये क्या है? ये किसी को बेसहारा होने से बचाने का उपाय है, एक त्वरित उपाय। और जब कोई 36,000 रुपए कमा रहा हो तो वो बेसहारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और दस्तावेजों में मौजूद एक और दिलचस्प बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये दोनों की जिम्मेदारियों की तुलना से जुड़ी है। पति के ऊपर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी ओर पत्नी ने अदालत में जो हलफनामा दिया था, जो पेपर नंबर 67 से 70 के बीच था, जी, उसमें उसने अपनी देनदारियों या लायबिलिटीज को क्या बताया था? उसने उसे शून्य बताया था। शून्य निल। बिल्कुल, बिना किसी पारिवारिक जिम्मेदारी वाली एक महिला के लिए 36,000 रुपए प्रति माह की आय, उसे कम तो नहीं कहा जा सकता। किसी भी नजरिए से कम या मामूली नहीं कहा जा सकता। सही बात है। इसलिए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वो खुद का भरण पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है। अब हम इस मामले के दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं, अदालत से तथ्य छुपाना।
मतलब जब कोई अदालत से झूठ बोलता है तो आखिर होता क्या है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें जी, तो यह बहुत गंभीर विषय है। उच्च न्यायालय के जस्टिस मदन पाल सिंह ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अदालत में न्याय मांगने वाले व्यक्ति को न सिर्फ साफ हाथों के साथ आना चाहिए, जिसे हम क्लीन हैंड्स के सिद्धांत कहते हैं, बिल्कुल, बल्कि उसे साफ दिमाग, साफ दिल और साफ उद्देश्य के साथ भी आना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। और सबसे अहम बात, न्यायपालिका के समय और जनता के पैसे का मतलब असीमित इस्तेमाल ऐसे लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता जो तथ्य छुपाते हैं। ये तो सीधे सीधे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एकदम। और इसी को पुख्ता करने के लिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही प्रासंगिक फैसले का जिक्र किया गया है। हाँ, 2025 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पत संस्था लिमिटेड। सही नाम लिया आपने। इस फैसले के पैरा 11 में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो वादी तथ्य छुपाता है या जानबूझकर झूठे बयान देता है, वो न्याय मांगने का हकदार नहीं है। बिल्कुल हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि ऐसे लोगों के मामलों को अदालत से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए, सीधे बाहर। और ये जानकारी सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कोई छोटी बात नहीं है। पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण यानी फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर हर वादी का कानूनी कर्तव्य है। आप अपनी सुविधा से सच नहीं चुन सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। अगर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 दिसंबर 2025 के फैसले की बात करें, तो उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया। यानी पति को, जो कि रिविजनिस्ट था, उसे अब कोई भरण पोषण नहीं देना होगा। बिल्कुल नहीं देना होगा, क्योंकि पत्नी किसी भी तरह से सहानुभूति या भरण पोषण की हकदार नहीं पाई गई। तो ये मामला सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के बारे में है, सच्चाई और पारदर्शिता के बारे में। हाँ, जब अदालतें ऐसी सख्ती दिखाती हैं तो समाज में एक कड़ा संदेश जाता है, और ये संदेश जाना बहुत जरूरी भी है, ताकि लोग अदालत का समय बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचें। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। जी, अगर पारिवारिक अदालतों के हलफनामों में इस तरह से जानकारी छुपाना एक आम बात हो गई है, जो कि आजकल अक्सर देखने को मिलता है, हाँ, तो क्या सिर्फ भरण पोषण की मांग खारिज कर देना ही काफी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या न्याय प्रणाली को झूठे बयान देने यानी पर्जरी के मामलों में शुरुआत से ही अधिक सख्त और स्वचालित दंड लागू नहीं करने चाहिए? स्वचालित दंड मतलब ऑटोमेटिक पेनल्टीज? हाँ, ताकि अदालतों का जो कीमती समय इन झूठों को पकड़ने में बर्बाद होता है, उसे बचाया जा सके। इस पर वास्तव में विचार किया जाना चाहिए। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। भविष्य में ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए तथ्यों को परखते रहिए और सच्चाई की तलाश जारी रखिए।